हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वंदना स्टडी क्लासेस। मैं आपकी दोस्त वंदना। और कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू गाइज आर ऑल गुड। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है शिक्षण। शिक्षण मीन्स टीचिंग। आज हम टीचिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे टीचिंग के चर, उसकी अवस्थाएं, इसके प्रकार एवं उसके सूत्र को मैगज़ीम बोलते हैं इंग्लिश में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं शिक्षण के चर, अवस्थाएं, प्रकार एवं सूत्र। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप रीट का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, लेवल 1 या लेवल 2 या इसके अलावा कोई भी अदर टेट एग्ज़ाम दे रहे हो, तो उसमें ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल रहने वाली है, क्योंकि ये टीचिंग से रिलेटेड है और इससे डेफिनेटली क्वेश्चन आते ही हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। टीचिंग शब्द जो है, शिक्षण शब्द जो है, अंग्रेजी भाषा के टीचिंग से लेकर बना गया है, टीचिंग से बना है, और जिसका अर्थ है सीखना, पढ़ना या ज्ञान देना। टीचिंग को जो है द्विध्रुवीय, शिक्षण को द्विध्रुवीय प्रक्रिया माना है। किसने? एडम्स ने। आपसे अगर ये पूछा जाता है कि शिक्षण को द्विध्रुवीय प्रक्रिया किसने माना है, तो माना है एडम्स ने। और इसमें दो ध्रुव कौन से माने इन्होंने? तो एक है अध्यापक और एक है बालक। सिर्फ अध्यापक और बालक, इन दोनों के मध्य ही टीचिंग को माना है इन्होंने। और इससे अलग, इनके अकॉर्डिंग, एडम्स के अकॉर्डिंग, इससे अलग कुछ भी नहीं होता है। नेक्स्ट है शिक्षण को त्रिध्रुवीय प्रक्रिया माना है। किसने माना है? ये माना है जॉन डीवी ने। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि त्रिध्रुवीय प्रक्रिया किसने माना है, तो जॉन डीवी ने माना है। और शिक्षण के 3 ध्रुव या 3 बिंदु क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं? तो वो एक होता है अध्यापक, एक है बालक और एक है पाठ्यक्रम। शिक्षण के 3 बिंदु होते हैं, एक अध्यापक, एक बालक और एक पाठ्यक्रम। ये 3 बिंदु माने हैं किसने? जॉन डीवी ने। और इन्होंने ही शिक्षण को त्रिमुखी या त्रिध्रुवीय प्रक्रिया माना है। इस तरह से इन्होंने इसके 3 ध्रुव ट्रायंगल की शेप में समझाए हुए हैं। सबसे पहले आता है बालक, सबसे पहले आता है अध्यापक, इसके बाद आता है पाठ्यक्रम और इसके बाद आता है बालक। बालक और अध्यापक के मध्य इन्होंने पाठ्यक्रम को माना है। ठीक है फ्रेंड्स, शिक्षण जो है एक मनोवैज्ञानिक और एक सामाजिक प्रक्रिया है। शिक्षण जो है वो एक मनोवैज्ञानिक भी और एक सामाजिक प्रक्रिया भी है, जिसमें बालक अपनी योग्यता के अनुसार, रुचि, क्षमता व अपनी व्यक्तिगत विविधताओं के अनुसार अधिगम या ज्ञान को प्राप्त करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट है, अब पढ़ेंगे शिक्षण के चर। शिक्षण के चर कौन कौन से होते हैं? 3 चर होते हैं। मतलब यही जो त्रिमुखी प्रक्रिया उसने मानी है, किसने मानी है? जॉन डीवी ने। 3 बिंदु बोल सकते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक अध्यापक, एक पाठ्यक्रम और फिर बालक। सबसे पहला होता है अध्यापक। यह शिक्षण प्रक्रिया का नियोजक, स्वतंत्र, सत्तावादी, सुविधादाता और उत्प्रेरक चर होता है। ये देखिए, ये ध्यान रखने वाली बात है, आपके लिए ध्यान रखने वाले पॉइंट्स हैं ये, कि जो शिक्षक होता है, जो टीचर होता है, वह इस टीचिंग प्रोसेस का जो है एक नियोजक भी होता है, स्वतंत्र होता है। ये इम्पॉर्टेंट है। स्वतंत्र और आश्रित, ये 2 चीज़ें पूछी जाती हैं एग्जाम में, कि शिक्षण की प्रक्रिया में स्वतंत्र चर कौन होता है और आश्रित चर कौन सा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा ये कि स्वतंत्र चर हमेशा, स्वतंत्र जो होता है वो टीचर होता है और आश्रित जो होता है वो हमेशा बालक होता है। तो स्वतंत्र होता है अध्यापक या टीचर, सत्तावादी, सुविधादाता और उत्प्रेरक चर होता है। इसके बाद है नेक्स्ट बालक। बालक जो होता है शिक्षण प्रक्रिया में परतंत्र, स्वतंत्र का अपोजिट है परतंत्र, आश्रित और नियोजनाधीन चर होता है। नेक्स्ट है पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम जो है शिक्षण प्रक्रिया का नियोजित और हस्तक्षेप चर होता है। जो पाठ्यक्रम होता है ये शिक्षण प्रक्रिया में नियोजित करने वाला, मतलब प्लानिंग के अकॉर्डिंग, और हस्तक्षेप करने वाला चर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये ध्यान रखिएगा। शिक्षण प्रक्रिया के आपसे पूछे जाएं कितने चर होते हैं, कितने बिंदु होते हैं, तो 3 होते हैं। पहला अध्यापक, बालक और पाठ्यक्रम। इसके बाद नेक्स्ट है शिक्षण की अवस्थाएं। अब शिक्षण की अवस्थाएं पढ़ेंगे हम। शिक्षण की अवस्थाएं ये कितनी होती हैं, तो ये भी 3 अवस्थाएं होती हैं। एक होता है शिक्षण से पूर्व की अवस्था, मतलब
शिक्षण करवाने से पूर्व की अवस्था में क्या होता है, इसमें जो है विषय सामग्री का निर्माण करना व चयन करना, पाठ योजना बनाना, शिक्षण विधियों का, शिक्षण सहायक सामग्री का चयन करना, मूल्यांकन प्रश्नों का चयन करना, ये सब शिक्षण से पूर्व की अवस्था है। मतलब शिक्षण के पूर्व, शिक्षण कराने से पहले, टीचिंग कराने से पहले टीचर को ये सारी चीज़ें निर्धारित करनी पड़ती हैं। उसे विषय सामग्री मतलब उसे देखना होता है कि मतलब किस सब्जेक्ट में क्या पढ़ाना है और किस तरीके से पढ़ाना है बच्चों को, इसका चयन करना होता है। उन्हें पाठ योजना बनानी होती है, शिक्षण विधियाँ डिसाइड करनी होती हैं, शिक्षण सहायक सामग्री मतलब पढ़ाने के लिए कौन सी सहायक सामग्री यूज़ की जाए, फिर बच्चों का मूल्यांकन किस तरह से किया जाएगा उन प्रश्नों का, ये सभी उन्हें शिक्षण से पूर्व डिसाइड करना होता है। नेक्स्ट है दूसरी अवस्था होती है शिक्षण की अवस्था। ये होती है टीचिंग के समय, जब टीचर पढ़ा रहा होता है वो अवस्था। इसमें पाठ योजना को मतलब जो पाठ योजना टीचर ने बनाई है शिक्षण से पूर्व, उसे हम प्रस्तावना में भी कह सकते हैं, उसे व्यवहारिक और वास्तविक रूप में प्रस्तुत करना ये उस टीचर का काम होता है। और ये शिक्षण की अवस्था है, मतलब ये सब शिक्षण के समय किया जाता है। शिक्षण विधियाँ, शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करना। जो टीचर ने जो शिक्षण से पूर्व की अवस्था में जो प्लानिंग करी थी, पाठ योजना तैयार करी थी और चयन किया था कि उसे क्या क्या शिक्षण सामग्रियाँ यूज़ करनी है, विधियाँ यूज़ करनी है, उन सबको व्यवहारिक रूप में इस समय प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है शिक्षण के बाद की अवस्था। ये तीसरी अवस्था है शिक्षण के बाद की अवस्था। शिक्षण में भी 3 अवस्थाएं होती हैं। एक शिक्षण से पूर्व मतलब शिक्षण कराने से पहले जो टीचर को प्लानिंग करनी होती है, एक शिक्षण के समय की जब टीचर उसे बच्चों को पढ़ाता है, और एक शिक्षण जब मतलब कोई विषय जब पढ़ा रहा हो टीचर वो पूरा हो जाए तो उसके बाद क्या करना होता है। उसके बाद उसे मूल्यांकन प्रक्रिया का प्रयोग करना है और गृह कार्य देना है। ये शिक्षण के बाद की अवस्था है। तो ये शिक्षण की अवस्थाएं थी, ये 3 अवस्थाएं थी। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम शिक्षण के प्रकार। तो शिक्षण के जो प्रकार हैं वो कई मतलब अलग अलग तरीके से दिए हुए हैं। तो पहला हम पढ़ेंगे शिक्षण के प्रकार स्वरूप के आधार पर। ठीक है फ्रेंड, स्वरूप के आधार पर शिक्षण के 3 प्रकार हैं। एक है औपचारिक शिक्षण, एक है अनौपचारिक शिक्षण और एक होता है निरौपचारिक शिक्षण। तो जो औपचारिक शिक्षण है, जब किसी निश्चित स्थान पर निश्चित समय में निश्चित व्यक्तियों संस्थाओं के द्वारा निश्चित किए गए पाठ्यक्रम के आधार पर शिक्षण दिया जाता है तो वह औपचारिक शिक्षण कहलाता है। मतलब औपचारिक शिक्षण का मतलब होता है फॉर्मल टीचिंग। फॉर्मल टीचिंग वही होती है जब एक निश्चित जगह हो, निश्चित समय हो, स्थान हो, निश्चित व्यक्ति हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसके द्वारा जब टीचिंग कराई जाती है, शिक्षण दिया जाता है तो वो होता है औपचारिक। जैसे कि आप स्कूल में जाते हैं या आप कॉलेज जाते हैं या आप किसी इंस्टीट्यूट में कोचिंग लेने जाते हैं तो ये होती है एक तरह की फॉर्मल टीचिंग। इसके बाद नेक्स्ट है अनौपचारिक शिक्षण। अनौपचारिक, ये अनौपचारिक होता है, इनफॉर्मल होता है। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ स्कूल जाएं, कॉलेज जाएं, कोचिंग लें या इंस्टीट्यूट जाएं तो हम सिर्फ वहीं से सीखते हैं। नहीं, हम हर कहीं से भी कुछ भी सीख सकते हैं। तो जो मतलब घर में भी बच्चा जो घर में सीखता है, अपने परिवार में सीखता है, आस पड़ोस में, अपने समाज में, धर्म में, मंदिर में, अपने रीति रिवाज से जो कुछ भी सीखता है तो ये होता है अनौपचारिक शिक्षण। और एक थर्ड शिक्षण भी होता है, तीसरा, ये होता है निरौपचारिक शिक्षण। ये जो है औपचारिक शिक्षण और अनौपचारिक शिक्षण दोनों का मिश्रित रूप होता है। जैसे टीवी, रेडियो, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, ये सब बच्चा मतलब कोई भी व्यक्ति जब इन चीज़ों सीखता है तो फॉर्मल या इनफॉर्मल नहीं आएगा, वो निरौपचारिक में आएगा। क्योंकि जो निरौपचारिक शिक्षण होता है ये औपचारिक और अनौपचारिक दोनों का मिश्रित रूप होता है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर है शिक्षण के प्रकार उद्देश्यों के आधार पर। उद्देश्यों के आधार पर शिक्षण के प्रकार। तो पहला है ज्ञानात्मक शिक्षण। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये ब्लूम के द्वारा दिए गए थे। ज्ञानात्मक शिक्षण, शिक्षण के आयाम, शिक्षण के मूल्यांकन के आयाम पूछा जाए, शिक्षण के उद्देश्य पूछा जाए, किसने दिए थे, तो ये ब्लूम ने दिए थे। ये 3 उद्देश्य होते हैं। 3 उद्देश्यों के आधार पर शिक्षण का मतलब वर्गीकरण किया गया था। ज्ञानात्मक स्तर या ज्ञानात्मक शिक्षण, एक है भावात्मक शिक्षण और एक है क्रियात्मक शिक्षण। इसमें जो ज्ञानात्मक पक्ष है ये दिया था ब्लूम ने और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें से डेफिनेटली एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता ही है, एक से ज़्यादा भी आता है बट एक तो कंफर्म है कि एक क्वेश्चन यहाँ से आता ही है। ज्ञानात्मक पक्ष शिक्षण का ये किसने दिया था, ब्लूम ने दिया था। सबसे पहला ये कि ब्लूम ने दिया था।
BS ब्लूम ने दिया था। और कब दिया था? 1956 में दिया था। और इसी को हम ब्लूम की टैक्सोनॉमी भी कहते हैं। इसमें ज्ञान पक्ष के उन्होंने 6 चरण बताए थे। ये 6 चरण आपको रट लेने हैं क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आता ही है। पहला है ज्ञान, फिर अवबोध, फिर ज्ञान प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। इसमें से क्वेश्चन इस तरह आता है कि पूछा जाए कि ज्ञानात्मक पक्ष का प्रथम चरण कौन सा है, तो कौन सा है? ज्ञान। इस तरह पूछा जाता है कि ज्ञानात्मक पक्ष का अंतिम चरण कौन सा है, तो वो है अंतिम चरण इसका मूल्यांकन। तो ज्ञान के पक्ष में दिया गया है, ये BS ब्लूम के द्वारा दिया गया था और इसके 6 चरण बताए गए थे। ये आपको अच्छे से रटने हैं क्योंकि ये डेफिनेटली इसमें से एक क्वेश्चन आता ही है। ज्ञान, अवबोध को बोध भी आता है, ज्ञानोप्रयोग या सिर्फ प्रयोग भी आता है, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद है नेक्स्ट है इसी का पार्ट भावात्मक शिक्षण। ये दिया था करथवाल और मसीहा ने दिया था और इसमें भी इसके 6 चरण या 6 तत्व बताए गए थे। आग्रहण, अनुक्रिया, अनुमूल्यन, प्रत्यतीकरण, व्यवस्थीकरण और चरित्र निर्माण। ठीक है फ्रेंड्स। तो भावात्मक पक्ष के भी कितने तत्व बताए गए हैं? 6 बताए गए हैं। जो क्वेश्चन आता है मोस्टली वो ज्ञानात्मक और भावात्मक पक्ष से आता है, बट उसमें भी 90% चांस जो होते हैं वो ज्ञानात्मक पक्ष से ही पूछा जाता है। इसके बाद इसके तीसरा चरण है, इसका तीसरा जो पॉइंट है वो है क्रियात्मक शिक्षण। उद्देश्यों के आधार पर शिक्षण का वर्गीकरण कितने पक्षों में होता है, कितने स्तर में हुआ था? तो 3 स्तर में हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है, 3 स्तर में हुआ था, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। तो क्रियात्मक पक्ष दिया गया था सिम्पसन के द्वारा दिया गया था, ये सिम्पसन के द्वारा दिए गए थे और इसमें भी 6 चरण बताए गए थे। पहला है उद्दीपक, फिर कार्य करना या क्रिया करना, फिर नियंत्रण, समायोजन, स्वाभाविकरण और लास्ट में है आदतों का निर्माण करना। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थे जो है उद्देश्य के आधार पर शिक्षण के चरण, ज्ञानात्मक शिक्षण, भावात्मक शिक्षण और क्रियात्मक शिक्षण। ज्ञानात्मक शिक्षण है, इसे ही ब्लूम की टैक्सोनॉमी कहा जाता है, जिसमें उन्होंने 6 चरण दिए हुए हैं। इसके बाद है अधिगम के आधार पर शिक्षण। इसमें पहला है स्मृति स्तर, दूसरा है अवबोध या बोध स्तर और ये है तीसरा चिंतन स्तर। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है अधिगम के आधार पर। इसमें से भी क्वेश्चन आता है कि स्मृति स्तर किसने दिया था, या बोध स्तर किसने दिया था, या चिंतन स्तर किसने दिया था। तो पहला है स्मृति स्तर, इसके प्रतिपादक थे हर्बर्ट। ये पूछा जाता है कि स्मृति स्तर के प्रतिपादक कौन थे, या अवबोध या बोध स्तर के प्रतिपादक कौन थे। तो स्मृति स्तर के जो प्रतिपादक थे, जो जनक थे, वे थे हर्बर्ट। इसमें क्या है, बालक को विषय की वस्तु के बारे में रटाकर याद करवाया जाता है। जैसे कि गणित के फॉर्मूले या विज्ञान के फॉर्मूले, सूत्र जो हैं, इसमें बच्चे को रटने पर जोर दिया जाता है। नेक्स्ट है अवबोध स्तर, अवबोध यानी बोध स्तर। इसके प्रतिपादक थे मॉरिसन। ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है आपको कि स्मृति स्तर के जो प्रवर्तक हैं वो कौन थे, वो थे हर्बर्ट। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद अवबोध स्तर के प्रतिपादक कौन है, ये है मॉरिसन। अब लास्ट में आएगा चिंतन स्तर। तो चिंतन स्तर के प्रतिपादक कौन थे, ये थे हंट। तो बोध स्तर के प्रतिपादक बोला है मॉरिसन थे। इसमें बालक को जो है विषय वस्तु को समझाकर याद करवाया जाता था, मतलब इसमें रटाने पर जोर नहीं दिया जाता था, बच्चे की अंडरस्टैंडिंग को ग्रो किया जाता है इसमें। फिर नेक्स्ट है चिंतन स्तर, ये सबसे हाई लेवल पे है चिंतन स्तर। इसके उत्पादक हंट थे। इसमें बालक की मानसिक शक्तियों का अधिक से अधिक प्रयोग करवाया जाता है, मतलब बच्चे को जो मानसिक शक्तियाँ हैं उसे उनका यूज़ करने पर जोर दिया जाता है। इसमें बालों को समस्या समाधान, अंतर्दृष्टि व सूझ के द्वारा अपनी समझ को विकसित करने पर जोर दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थे शिक्षण के जो हैं अधिगम के आधार पर शिक्षण के चरण। ये भी 3 चरण हैं इसमें। स्मृति स्तर अगर पूछा जाए अधिगम के आधार पर शिक्षण के कितने स्तर हैं, 3। स्मृति स्तर, अवबोध, अवबोध को हम बोध भी बोलते हैं, अवबोध को केवल बोध ही कहा जा सकता है, बोध स्तर। और तीसरा है चिंतन स्तर। नेक्स्ट है अब शिक्षण के सूत्र, मोस्ट इंपॉर्टेंट है शिक्षण के सूत्र। तो ये दिया था हर्बर्ट स्पेंसर ने, ये भी आपको ध्यान रखना है, हर्बर्ट स्पेंसर। इन्होंने शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावशाली और सुगम बनाने के लिए शिक्षण सूत्रों का संकलन किया था।
शिक्षण सूत्र किसके द्वारा दिए गए थे? तो ये दिए गए थे हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा। तो चलिए कुछ पढ़ते हैं, ये शिक्षण के सूत्र पढ़ते हैं। पहला है सरल से जटिल की ओर, सरल से जटिल की ओर, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। यह सूत्र प्राथमिक स्तर पर या छोटी कक्षाओं के लिए अधिक उपयोगी माना जाता है। यह सूत्र, इसमें जो है बालक को पहले विषय वस्तु से संबंधित सरल ज्ञान दिया जाता है। मतलब ये छोटी क्लासों में ज़्यादा यूज़फुल माना जाता है कि जब छोटे बच्चे होते हैं उनको पहले सरल चीज़ें बताई जाती हैं जिनको बच्चा आसानी से समझ ले। उसके बाद जब बच्चा उसे समझने लगता है बातों को, तब उसके बाद उसे आवश्यकता और परिस्थितियों के अनुसार जटिल ज्ञान दिया जाता है। देखिए, जब कोई छोटा बच्चा नर्सरी केजी क्लास में जब एंटर करता है, एडमिशन लेता है या फर्स्ट क्लास में आता है, तो उसे हम डायरेक्ट तो टेबल नहीं स्टार्ट कराते ना, उसे हम पहले 1 2 कराना स्टार्ट कराएंगे, फिर 1 2 के नंबर नेम्स कराना स्टार्ट कराएंगे, देन उसके बाद कहीं जाके बाद में हम टेबल पे आते हैं। तो इसी तरह पहले बच्चे को सरल चीज़ें सिखाई जाती हैं और उसके बाद सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, जटिल पे आया जाता है। सेकंड सूत्र है ज्ञात से अज्ञात की ओर। दूसरा है ज्ञात से अज्ञात की ओर, मतलब इसमें बालक को जो है पूर्व ज्ञान और अनुभव को महत्व दिया जाता है। इसमें पहले पढ़ाने से पहले देखा जाता है कि बच्चे को पूर्व ज्ञान, मतलब बच्चे को किसी, अगर हम कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं, मतलब मान लीजिए अभी आज हमें क्लास में जाकर टीचर को जनसंख्या के ऊपर बच्चों को पढ़ाना है, तो पहले इसमें टीचर ये चेक करेगा कि बच्चे को मतलब जनसंख्या के बारे में क्या जानते हैं। जनसंख्या पहले टीचर यह जानने की कोशिश करेगा कि जनसंख्या का मतलब क्या होता है, बच्चों के पूर्व ज्ञान को चेक करेगा और फिर उसके आधार पर जो मतलब जनसंख्या के बारे में जो टॉपिक उन्हें पढ़ाना है, फिर उसके बारे में बच्चे को पूरी नॉलेज दी जाएगी। इस सूत्र में बालक के पूर्व ज्ञान अनुभव को महत्व दिया जाता है, उसी के आधार पर नए जीवन में नए ज्ञान की ओर अग्रसर किया जाता है। यह आगमन विधि और संश्लेषण विधि पर आधारित है। नेक्स्ट है विशिष्ट से सामान्य की ओर। नेक्स्ट है विशिष्ट से सामान्य की ओर। बालकों को विशेष ज्ञान की ओर से सामान्य ज्ञान की तरफ ले जाना चाहिए। बालक के सामने पहले उदाहरण, मतलब पहले उदाहरण दिए जाते हैं और फिर सामान्य नियम प्रस्तुत किए जाते हैं। मतलब बच्चों को पहले उदाहरण दिए जाते हैं, समझाया जाता है और फिर बाद में बताया जाता है कि नॉर्मली कि ये इसका नियम है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये है विशिष्ट से सामान्य की ओर। फिर उसके बाद चौथा है, फोर्थ नंबर है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, फ्रॉम एनालिसिस टू सिंथेसिस। देखिए इसका सीधे सीधे मीनिंग बताऊं, विश्लेषण मतलब होता है किसी चीज़ को पार्ट्स में डिवाइड करना। विश्लेषण का मतलब होता है कि मान लीजिए मैंने ये स्क्वायर बनाया है, तो पहले मैं इसकी ये आर्म है इसको अलग कर दूं, ये आर्म इसको अलग कर दूं, ये आर्म अलग कर दूं, फिर ये आर्म अलग कर दूं। तो ये इसका विश्लेषण हो गया। पहले मैं इसके बारे में बताऊं, फिर इसके बारे में, फिर इसके बारे में, फिर इसके बारे में, तो ये हो गया विश्लेषण। लेकिन अगर मैं इन चारों इनकी आर्म्स को मिला के, मेरे पास मान लीजिए 4 आर्म्स हैं अलग अलग सेंटीमीटर की, अगर मैं इसको मिला के एक बना दूं, ठीक है फ्रेंड्स, और उसके बाद में शेप के बारे में बताऊं इकट्ठा करके कि ये स्क्वायर है या ये रेक्टेंगल है या जो भी शेप है, तो ये हो जाएगा इसका संश्लेषण। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें यही बताया गया है कि इसमें किसी भी टॉपिक का पहले विश्लेषण किया जाता है और उसके बाद उसका सारांश प्रस्तुत किया जाता है, मतलब उसका एक्सप्लेन किया जाता है। फिर नेक्स्ट है पूर्ण से अंश की ओर। पूर्ण से अंश की ओर, ये जो फॉर्मूला है, ये सूत्र है, ये गेस्टाल्टवादियों पे, साइकोलॉजी में जो गेस्टाल्टवादी हैं, कोहलर, कॉफका, वर्दीमर, लेविन, उन पे आधारित है। उन्होंने यही सूत्र दिया था, पूर्ण से अंश की ओर। मतलब आप किसी भी चीज़ को बता रहे हो तो बच्चे को पहले पूर्ण रूप से बताओ उसे, और बाद में जब बच्चा उसे पूर्ण रूप से जानने लगे तो फिर उसे उसके पार्ट्स के बारे में बताओ, होल टू पार्ट्स। इसमें बालक को जो कुछ भी सिखाया जाता है उसे पहले पूर्ण रूप से उसके सामने प्रस्तुत किया जाए और उसके बाद में उसके अंगों को बताया जाता है। जैसे बच्चे को आप बॉडी पार्ट सिखा रहे हो तो पहले आप उसके सामने पूरी मतलब बॉडी दिखाइए, बताइए कि ये बॉडी होती है, और फिर बाद में उसके पार्ट्स के बारे में बताइए कि ये आइज़ है, ईयर्स है, नोज़ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इस सूत्र पर आधारित है। नेक्स्ट है प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। ये जो सारे फॉर्मूले हैं ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं। प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष भी और वही है कि पहले जो बच्चों के सामने है, मतलब जो वस्तु बच्चे के सामने है उसे बताते हुए, उसे दिखाते हुए
प्रत्यक्ष रूप से दिखाते हुए, प्रत्यक्ष को अप्रत्यक्ष से संबंधित करते हुए बताया जाता है। मतलब जो चीज़ बच्चे के सामने है पहले आप उसके बारे में बताइए और फिर उससे रिलेट करते हुए जो उसके सामने नहीं है आप उसके बारे उसको सिखाइए। तो यह है प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। नेक्स्ट है मूर्त से अमूर्त की ओर। मूर्त से अमूर्त की ओर, ये जो वस्तु ये भी सेम वही है कि जो वस्तु बालक के सामने है, और मूर्त मतलब कॉन्क्रीट, जो चीज़ बच्चे के सामने होती है जिसको वो टच कर सकता है, देख सकता है। टच तो हर चीज़ नहीं कर सकता बट जिसको वो देख सकता है वो पहले उसको बताइए और उसके बाद फिर जो उसके सामने नहीं है उसके बारे में बताइए, क्योंकि आप डायरेक्ट बच्चे को उस चीज़ के बारे में बताएंगे जो उसके सामने नहीं है तो इसमें वो कठिनाई का अनुभव करेगा। तो हमेशा पहले बच्चे को मूर्त से अमूर्त की ओर ले जाना चाहिए, मतलब जो उसके सामने है पहले वो बताएं और फिर धीरे धीरे करके जो उसके सामने नहीं है उसकी तरफ ले जाएं। फिर है अनिश्चित से अनिश्चित की ओर। अनिश्चित मतलब बच्चे को जिस चीज़ के बारे में नहीं पता है, जैसे कि आप अगर कोई बच्चा एडमिशन लेता है स्कूल में तो डायरेक्ट आप उसे 1 2 3 लिखना नहीं सिखा सकते, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप पहले उसे मतलब पेंसिल पकड़ना सिखाइए सिर्फ, और बाद में चाहे वो कुछ भी ड्रॉ करे। ये होता है अनिश्चित से। और धीरे धीरे जब बच्चा पेंसिल पकड़ने लगता है, उसको पेंसिल हैंडल करना आने लगता है, तो फिर उसको आप कुछ भी सिखा सकते हैं 1 2 3, ठीक है। तो ये होता है कि अनिश्चित से अनिश्चित की ओर। तो ये थे फ्रेंड्स आज की वीडियो में शिक्षण के चर। हमने पढ़ा शिक्षण के चर, हमने पढ़े शिक्षण की अवस्थाएं, शिक्षण के प्रकार, और हमने पढ़ा शिक्षण के सूत्र। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आज की वीडियो में। आज की वीडियो जो है इसमें से डेफिनेटली आपको एग्ज़ाम में, आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो या आप पहले कभी एग्ज़ाम दे चुके हो तो आप उसके क्वेश्चन पेपर उठा के भी चेक कर सकते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन आते ही है। और ये सिर्फ रीड के लिए नहीं है बल्कि कोई भी टेट एग्ज़ाम आप दे रहे हो तो उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको अच्छी लगी है तो, और चैनल पर नए हैं तो वंदना स्टडी क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप रीड से रिलेटेड या किसी और टॉपिक से रिलेटेड कोई वीडियो चाहते हैं डिटेल में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।